नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम घरेलू माहौल के साथ, जिसमें मेरा साथ दे रही है मेरी अहलिया शनीला अम्मार, और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम कुछ तबसरा करना चाहते हैं। और 3 मौज़ूआत हैं जिन पर आज बात करनी है। एक तो तोशाखाना केस, और उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। फवाद चौधरी की भी स्टेटमेंट आई है, मरीम नवाज़ का भी ट्वीट आया है, मरीम औरंगज़ेब ने भी कोई ट्वीट किया है, उसके हवाले से बात करनी है। ये केस क्या है और क्यों इतना शोर मचा हुआ है। दूसरी बात करनी है फ़ौज के साथ, खान साहब के जो ताल्लुकात हैं और पीटीआई के जो ताल्लुकात हैं, उनके अंदर वाज़े तौर पर एक दरार आ चुकी है। और उस हवाले से आज शीरी मज़ारी का एक ट्वीट भी हमने डिस्कस करना है। तीसरी चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है जी पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल, क्योंकि कल वहाँ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग होनी है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। तो तोशाखाने के हवाले से बात का आगाज़ करते हैं। तोशाखाना केस अगर आपको याद हो तो ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल भी रहा है। वहाँ पे भी एक पिटीशन फाइल हुई है कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा गया था कि आप हमें बताएं कि आपको मुख्तलिफ ममालिक से जो गिफ्ट मिले हैं तोशाखाना में कौन कौन से हैं। तो हुकूमत ने उसकी डिटेल नहीं देते थे। वो कहते नहीं जी कौमी सलामती का मामला है, क्योंकि हम मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान ने हमें गिफ्ट दिए हुए तो हम उनकी तफसील आपके सामने नहीं ला सकते। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्ती से उनको कहा था कि आप सामने लेके आए, तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उन्होंने दी नहीं थी। अब मेरे ख्याल में नई गवर्नमेंट आई है तो तफसीलात सामने लाएगी। फिर दूसरा, आपको याद होगा कि एक घड़ी का शोर उठा था कि जो प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने इमरान को एक घड़ी गिफ्ट की थी, और वो कोई कस्टम मेड थी, कस्टमाइज थी कि एक उन्होंने अपने लिए बनाई और एक उन्होंने इमरान के लिए बनवाई। इमरान साहब को गिफ्ट की गई तो उन्होंने दुबई में जाके 5 करोड़ की बेच दी, और वो बिक के उनके पास पहुंच गई। मतलब पहुंची नहीं, जिन्होंने बनाई शायद उन्हीं के पास बिकी, तो उन्होंने आगे उन तक पहुंचा दी। कहते उसके बाद से इमरान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। फिर हमने पीछे दोनों हार का किस्सा सुना कि कोई हार था बेच दिया गया, फिर अंगूठी का भी आया। तो कल जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कुछ ये कहा। जी, कल मैं था उस अफ्तार डिनर में जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया। कुछ बातों का जिक्र कल किया था, कुछ बातों का जिक्र रह गया था, लेकिन ये बात बिल्कुल विजिबल तौर पर उन्होंने की और बड़े यकीन के साथ की। ये जो घड़ी का मामला है, ये जो तोशाखाना वाला केस है, ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, और अब देखिए इस पे आगे क्या होता है। लेकिन आज जो स्टेटमेंट्स इस पे आई हैं उसने इस कहानी को मज़ीद बढ़ा दिया है। दरअसल आज जो खबरें आई हैं वो ये है कि ये हार, घड़ी और ये कोई अंगूठी है, ये बेची गई 18 करोड़ रुपए में। अच्छा, अब तोशाखाना का देखें, समझे कि जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आपने तोशाखाना में जमा करवा देना था, लेकिन एक असूल बना हुआ है कि आप उसकी मार्केट वैल्यू लगाएंगे और उसका 20% जो है वो आप जमा करवा के वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में रख सकते हैं। तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने उसको बढ़ा के 50% कर दिया। मतलब अगर आपको 200 की चीज़ मिली है तो आप 100 रुपया देंगे और वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में रख सकते हैं। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, मरीम औरंगजेब के मुताबिक जो घड़ी, हार और जो अंगूठी है, ये बेची गई है। ये 18 घड़ी, कफलिंग और अंगूठी। एक हार का भी जिक्र सुना है पिछले दिनों। 24 न्यूज़ ने एक हार के बारे में भी कहा था कि कोई 18 करोड़ का बेचा गया। तो ये 18 करोड़ के बेचे गए हैं, और 2 करोड़ का चेक जो था वो जमा करवाया गया। शायद जुल्फी बुखारी ने जमा करवाया 2 करोड़ का चेक। तो अगर देखा जाए तो 18 करोड़ का 20% बनाए तो वो बनता है 3 करोड़ 60 लाख। यानी कि आपने 1 करोड़ 60 लाख यहाँ से भी डंडी मारी। अगर पुराने कानून पे चलें, अगर आपके कानून के मुताबिक चलें, तो आपने 7 करोड़ रुपया इस का नुकसान किया, तो आपने कौमी खजाने को एक नुकसान पहुंचाया। देखें, जब वो था उसका शौकत नहीं, वो जो यूसर रजा गिलानी थे, उनकी बीवी के बारे में आया था कि जो हार उन्होंने गिफ्ट किया तो उन्होंने खुद रख ले, तो बड़ा उस पर इशू बनाया गया, नैब के केसेस बने। तो मेरे ख्याल में इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने एक बात और कही है कि एक गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोव भी थी, जिसकी तस्वीरें भी आई हैं। अच्छा, उससे पहले ना मैं ये चाहता हूं, उसकी तस्वीरें आई हैं कि किसी सऊदी प्रिंस ने वो दी थी कि वो भी तोशाखाना में नहीं है, वो मिसिंग है, और उन्होंने कहा कि ये हम बनी गाला से बरामद करवाएंगे। लेकिन जरा तोशाखाना वाला केस आपको सहल अंदाज में समझाते हैं। ये जो 3 चीज़ें, जिसमें अंगूठी, कफलिंग्स और हार था शायद, है ना, अंगूठी, कफलिंग और घड़ी, सॉरी, अंगूठी, कफलिंग और घड़ी जो है वो कह रहे हैं ना,
हार की भी न्यूज़ हार की अलग है, mix हार हो की रही अलग हैं। है। अच्छा, ये जो है इनकी मालियत बनती थी 16 करोड़ रुपया, और ये खान साहब, ये समझना चाहिए तोशा खाने में जो चीज़ जमा होती है, किसी सरबराह मुमलिकत को जो गिफ्ट मिलता है वो कौम की अमानत होता है, कौमी ख़जाने में जाना चाहिए। और इसके बाद जब 16 करोड़ रुपया उसकी कीमत देखी गई तो फिर इसकी कीमत 2 करोड़ रुपया अदा करके ये ख़रीद ली गई, जो कि किसी कानून के तहत दुरुस्त नहीं है। फिर इसके ऊपर कमाल ये हुआ कि ये 3 चीज़ें जाकर बेच दी गई और इनकी कीमत वसूल की गई 18 करोड़ रुपया। अलमिया ये है कि ये चोरी मुल्की ख़जाने पर उन लोगों ने की है जो हमें हर वक्त रियासत मदीना का दर्स देते थे, जो हमें अम्र बिल मारूफ के बारे में बताते थे, जो ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन का विर्द करते थे, जिसमें ऐसे वज़ीर हैं जो पहले दरूद शरीफ पढ़ते थे फिर उसके बाद बात शुरू करते थे। ये उनके दौर की कहानियाँ हैं। आप देखिए कि मज़हब के नाम पर हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और इस कौम को कितना जज्बाती ब्लैकमेल किया गया है। देखिए, इमरान खान साहब को शुक्र अदा करना चाहिए था कि पौने 4 साल उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी थी, मीडिया भी था, जजेस भी थे, उनका कोई केस सामने नहीं आता था। वरना जिस तरह इनकी करप्शन की दास्तानें हैं खुलना शुरू होती तो रोज़ ब्रेकिंग बनती। अभी तो ये एक केस सामने आया है, अभी तो फरा बीबी के केसेस भी सामने आएंगे। अभी आपके पेट्रोल का स्कैंडल, आपका चीनी का स्कैंडल, आपका अद्वियात का स्कैंडल, बीआरटी का स्कैंडल, माला जब्बा का स्कैंडल्स के ढेर हैं। उन सब में खान साहब को क्या कमीशन मिलता है वो सब सामने आएगा। दरअसल मैं आज एक ट्वीट किसी की देख रही थी कि इमरान साहब एक चेयर पे बैठे हुए हैं तो उसकी पेंट ख़राब है, पीछे दीवार का खराब है, तो उनको देखें जो बंदे ने पौने 4 साल हुकूमत की हो, 8 साल उसने केपीके में किया और उसके घर के ये हालात है, तो इससे साबित करें कि कितना ईमानदार है। 800 रुपये की वार्निश आती है, 2000 रुपये मजदूरी है। जो बंदा मिलियंस में, आप उनके इस दफ़ा के टैक्स रिटर्न्स देखें, मिलियंस में टैक्स अदा किए हैं, वो क्या 250 रुपये का अपने ये पॉलिश नहीं करा सकता। तो ये जो फेक चीज़ें हैं ना, आप इनसे बाहर निकले, तहकीक करें, देखें हो क्या रहा है। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ इस मुल्क के साथ। तोशाखाना के केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, कुछ तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा जब लिस्ट सामने आएगी, कितने पैसे अदा किए गए वो सामने आएंगे, कितने में बेचे गए वो सामने आएंगे। चीज़ें छुपती नहीं है, चीज़ें सारी सामने आती है। अब फॉरेन फंडिंग केस का भी अदालत को कह दिया गया कि 30 दिन के अंदर फैसला करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, और इलेक्शन कमीशन ने आज से कह दिया कि रोजाना की बुनियाद पर हम सुनेंगे। 1 महीने में हमारे सामने सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। ये जो है ना, मेरे ख्याल में आखिरी जो खान साहब के दिन थे हुकूमत में, जिस तशन्नुज से वो गुजर रहे थे और हर कीमत पर वो हुकूमत चाहते थे, उसकी एक बड़ी रीज़न ये थी कि अब ये केसेस खुलने थे। और वो जो करप्शन का बयानिया उन्होंने लिया, उसने ज़मीं बोस हो जाना था और लोगों को पता चलना था कि ये रॉन्ग नंबर है, ये बहुत बड़ा झूठा इंसान है, ये फ्रॉड है, धोखेबाज है। ये बातें अब लोगों को पता चलनी चाहिए थी। तो इस वक्त वो अब करप्शन के अलावा कुछ और बातें करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा था अब वो गद्दारी और कुफ्र के फतवे और मुल्क बेचने के फतवे लगा। कल खत्म हो गया ना, जब DGISPR ने कहा साजिश की, वो कल से एक और मुदाखलत साजिश। देखिए, मुदाखलत जो है ना, वो तो आपको याद होगा कि जब अशरफ गनी की ट्वीट आई तो उस पर भी हमने कहा जी ये इंटरनल मुदाखलत है। या इमरान खान को बयान देते हैं इंडिया के बारे में तो इंडिया वाले कहते हैं ये हमारे मामलात में इंटरनल मुदाखलत है। अगर आपको याद हो, इमरान खान के निकलने पे उनके ब्रदर इन लॉ ने जब एक स्टेटमेंट दी तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा पाकिस्तान के इंटरनल मामला से कोई ताल्लुक नहीं, जो इनका बयान है वो इंटरनल मुदाखलत है। तो ये मुदाखलत है। साजिश तो ये होती है कि आपने पूरी कोई प्लानिंग की हो, आपने पीछे से फंडिंग की हो, कुछ सबूत कुछ तो दें। DGISPR ने यही कहा। और एक चीज़ उनकी बयाना से ये भी साबित हुआ है कि उनके पास ख़त पहले दिन से आ चुका था, जो मैंने आपको बताया था कि जब ये आते हैं ख़त तो ये DG के पास भी जाते हैं, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाते हैं। तो उन्होंने सारे सबूत किए तो उनको कुछ नहीं मिला। तो ये बयाना भी पिट चुका है। अब आप चाहें कि लोगों को कहें कि पाकिस्तान के झंडे लेके कराची के उसमें आ जाए, आज़ादी गुलामी, आज़ादी किससे गुलामी और किस आज़ादी से आपने निकलना है? जिनकी बैसाखियों पे आप आए हैं उनकी गुलामी तो आप आगे भी जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आपको मिल जाए वो बैसाखियाँ। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, एक ये जो तोशाखाना वाला केस है ना, इसमें एक ज़्यादा डेंजरस पहलू है। वो ये है कि इमरान खान ने अपनी सारी सियासत दूसरों पर इल्ज़ाम लगा कर की, और जिस पे जो इल्ज़ाम लगाया वो कभी प्रूव नहीं हो सका। अब अगर इस हुकूमत ने भी ये बात शुरू कर दी तो गवर्नेंस कब होगी, लोगों की बेहतरी क्या होगी, ये भी इल्ज़ामात तक रहेंगे कि नहीं। तो उसका हल ये है, ये अगर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं और वो कोर्ट कचहरी में जाकर प्रूव होता है, कोई शख्स मुजरिम साबित होता है, तो फिर तो ये इल्ज़ामात लगाने चाहिए।
लेकिन अगर इनके पास सबूत नहीं है और हतमी तौर पर ये बात नहीं कर सकते तो फिर एक अजीब सी रट में पाकिस्तान दाखिल हो जाएगा कि एक जमात हुकूमत से उतरेगी, वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएगी, दूसरे उतरेगी तो वो पहले पे इल्ज़ाम लगाएगी। इल्ज़ामात की सियासत अब करनी भी नहीं चाहिए। जैसे इमरान खान साहब ने हर एक पे इल्ज़ाम लगाया, 35 पंक्चर वाला लगाया, शहबाज शरीफ के ऊपर लगाया, अब नजम सेठी भी कोर्ट में गए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कोर्ट में गए हुए हैं, जो उन्होंने कहा था मुझसे कहा कि 10 अरब ले लो और पनामा केस से हट जाओ, और उनकी पेशों में इमरान खान जो है वो डिले करते रहे हैं, और अब मेरे ख्याल में वो सारी जो है अब उनको भुगतनी पड़ेगी, अब वो ऐसा प्रोसेस स्लो नहीं कर सकेंगे। तो जो भी केस है, जो भी इल्ज़ाम है, प्लीज़ उसको मंतकी इंजाम पे पहुंचाएं। आपकी रियासत के इदारे हैं, आप उनको काम करने दें, वो काम करें, इन्वेस्टिगेशन करें, अदालत में लेके जाएं, सबूत दें, और जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो बात है नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। बहुत ज़्यादा ताल्लुकात फ़ौज के और इमरान खान के ख़राब हो गए हैं, जो बड़ी हैरत की बात है। कभी हमें बताया जाता था बार बार कि हम एक पेज पे हैं, कभी मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म आता था, कभी मीडिया पे किसी टॉक शो में लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ बात सुन नहीं सकते थे। अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है, वही जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो माहौल बहुत ही बदल गया, लेकिन उसके बाद शीरी मज़ारी का जो ट्वीट आया उसके हवाले से बात करते हैं। देखें, आपको अगर याद हो तो ARY के एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मिलिट्री वाले मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए, मतलब फौज की आला क़यादत मेरे पास आई। एक रात आपको याद होगा कि पूरी रात हम ये सुनते रहे कि DGISI और आर्मी चीफ जो है इमरान खान साहब से मुलाकात की, फिर वापस चले गए, फिर आए, फिर मुलाकात की। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन लेके आए थे कि या आप इस्तीफ़ा दे दें, या अदम एतमाद को फेस करें, और या अली इलेक्शन करवा लेते हैं असम्बलियाँ तोड़ के। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तीसरा ऑप्शन जो था ना उसको किया। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके बाद वो अपनी ट्रांसमिशन में गए तो उनके एक और एंकर ने कहा कि जी मुझे आला मिलिट्री ज़राए ने ये बात कंफर्म की है, वसीम बदामी ने कहा, वसीम बदामी साहब ने, कि हम नहीं उनके पास गए थे, हमें वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया था और कहा था कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है मुझे इससे निकालें। तो वहाँ पे ये 3 ऑप्शन डिस्कस हुए, तो हमने उनको कहा कि ये तीसरा ऑप्शन जो उन्होंने चूज़ किया कि ये PDM की मर्जी से होगा, क्योंकि अदम एतमाद वो लेके हम सिर्फ बीच में सालिस का करते। क्योंकि कल जब DGISPR ने बात की तो उन्होंने भी कहा था कि सियासी जमातें आपस में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, तो हम बीच में मीडिएशन के लिए आए, और लेकिन हमें बुलाया वज़ीर आज़म की तरफ से गया था। आज शीरी मज़ारी ने ट्वीट की, उन्होंने कहा नहीं जी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है थी, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के ज़रिए खुद रिक्वेस्ट की थी कि हम मिलना चाह रहे हैं और इसका कोई सोल्यूशन चाह रहे हैं। इमरान खान क्यों कहते कि मैंने इस्तीफ़ा देना, जबकि वो इस्तीफ़े के लिए तैयार नहीं थे। जबकि आप ये देखें कि इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया था, इमरान खान ने कहा था अर्ली इलेक्शन करवा देता हूँ, असेंबलियाँ तोड़ देता हूँ, अदम एतमाद वापस ले लें। और उन्होंने ये कहा था कि डिस्कस करते हुए ये 3 ऑप्शन सामने आए थे। तो अब हमें नहीं पता क्या झूठ है क्या सच है। शीरी मज़ारी साहबा ये कह रही हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास इसके कोई सबूत हैं, कोई उस वक्त की कोई रिकॉर्डिंग है, कोई मिनट्स और मिनट्स हैं, कुछ है, तो उनको अवाम के सामने ला के दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत फैल रही है। और देखिए, इमरान खान जैसे सियासतदानों का कमाल यही होता है कि जिन मौजूआत पर इन्हें ये पता होता है कि इनकी सुबकी होगी, ये पकड़े जाएंगे, उन मौजूआत पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ा पुराना हथियार है कि कुछ चीज़ों में इबहम ऐसे पैदा कर दिया जाए कि लोगों को क्लैरिटी हासिल ना हो सके। इस सिलसिले में भी यही लग रहा है कि ऐसे ही होगा। अब बात करते हैं पंजाब की हुकूमत के हवाले से। बहुत अरसे से, कोई महीना मेरे ख्याल में हो गया हुआ है कि वो तातुल का शिकार है। कभी बुज़दार साहब वज़ीर आला है नहीं है, कभी उनका इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। उसके दरमियान काफ लीग को नून लीग ने, PDM ने ऑफ़र की, वो एंड टाइम पर 1 घंटे में किसी के फ़ोन पर जाकर दोबारा इमरान खान के साथ मिल गए मोहनस इलाही के कहने पे। और अब सूरत हाल ये है कि स्पीकर वो खुद हैं, वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, और उनके डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुलाने को कहा था। PDM अपनी अक्सरियत एक मकामी होटल में प्रूव कर चुकी है। अब कल अदम एतमाद होनी है, देखिए उसमें क्या बनता है। हाँ, कल अदम एतमाद होनी है। जैसे डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात कम कर दिए थे स्पीकर साहब ने, और 16 अप्रैल को इजलास बुला लिया था। उसके बाद जो अपोजिशन थी वो लाहौर हाई कोर्ट में गई, तो लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल कर दिए हैं। और उनका ये कहना कि स्पीकर जो है वो खुद पार्टी हैं, जब वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं तो वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी के भी रुकने सस्पेंड नहीं की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सबको वोट डालने दिया जाएगा। और कल चूँकि दिन कम थे तो इस वजह से उन्होंने 16 अप्रैल को, कल का दिन है। मेरा अपना ख्याल है कि हमज़ा शहबाज शरीफ की अक्सरियत पूरी है,
कल डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन करवाना, तो होपफुली हमें वो डिले नज़र नहीं आएगा जो फेडरल असेंबली के अंदर हुआ है। तो कल ये भी है कि कल शायद कौमी असेंबली का भी इजलास हो रहा है, स्पीकर उधर भी कागजात जमा करवाए हैं। राजा परवेज अशरफ जो पीपल्स पार्टी से हैं, उनके मुकाबले में कोई नहीं आया, तो वो तो अनअपोज कल इलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कल वोटिंग भी हो जाए वहाँ पे अदम एतमाद की। तो कल का दिन जो है वो पंजाब असेंबली में भी देखना होगा कि कैसा रहता है, और इधर कौमी असेंबली में भी देखना होगा। इसमें एक बात ये है पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, एक तो ये समझना ज़रूरी है कि काफ लीग को शायद तवक्को थी कि वो कभी भी वज़ीर आला नहीं बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस इतने दिनों का गुजरा है, ये डिले क्यों किया गया जब आप जीत ही नहीं सकते थे और आपके मुखालिफ ने अक्सरियत दिखा दी है? तो फिर क्या? फिर जो खबरें इस बारे में आई हैं कि बहुत सा रिकॉर्ड तलफ किया गया है, बहुत सी फाइलें जलाई गई हैं, बुज़दार साहब को सामने रख के बहुत सारे लोगों ने बहुत से नोट छापे हैं, करप्शन बहुत हुई है पंजाब में, उसकी सूरत हाल छुपाने के लिए ये डिले किया गया। दूसरी बात ये है कि अभी भी मुस्लिम लीग काफ या परवेज़ इलाही को हल्का नहीं लेना चाहिए। एक बहुत सीनियर साहब ने मुझे कल बताया कि परवेज़ इलाही अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कल अगर उनको नाकामी हुई तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, वो जो 4-5 सीटें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। वो बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सूबाई मेंबर पे तकरीबन 6 करोड़ रुपया उसको ऑफ़र किया जा रहा है। ये बहुत, और ये चौधरी परवेज़ इलाही नहीं स्पेंड कर रहे, ये पैसा कहीं से पंप इन किया गया है। तो मेरी कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से बात हुई और मैंने उनसे दोबारा पूछा कि पंजाब में नंबर पूरे हैं, तो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे पास 200 से ज़्यादा नंबर है। लेकिन परवेज़ इलाही की पावर, मनूवरिंग की पावर को हल्का नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में जब आपकी फेडरल में गवर्नमेंट आ जाती है तो उसकी वजह से बहुत से MPs जो उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और उनको वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस साइड पे जाएंगे बिकने के लिए। दूसरा ये कि इमरान खान साहब भी अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं केस करने के, जो अरकान कल हमजा शबाशी को वोट देंगे तो उनको ताहियात नाहल करवाया जाए। 63A आर्टिकल जो है वो भी अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है। आगे आने वाले दिन भी बड़े इंटरेस्टिंग है। जो इनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं PTI के, उसके बारे में भी सुना है कि बहुत से लोग जो हैं उनमें से मुनहरिफ होना चाह रहे हैं, वो शायद इलेक्शन कमीशन जाएंगे कि हम डी सीट नहीं होना चाहते, हम रहना चाहते। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब की स्पीडें दिखाई जा रही हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, कभी मेट्रो पहुंच जाते हैं, कभी सुबह 6 बजे किसी काम पे निकल जाते हैं, रात के 3 बजे किसी अफसर को जगा के उससे कारकर्दगी पूछते हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है। दूसरी बात ये है कि महंगाई लोगों का बुनियादी मसला है, महंगाई में कमी होनी चाहिए। जो अगले 3 माह तक पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ाने की कमिटमेंट पिछली हुकूमत करके गई हुई है, और उसमें 83 रुपीज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की सिफारिश की गई है। उस सूरत हाल में इन्होंने किस तरह मैनेज करना है कि इस तकलीफ़ को आवाम के लिए मिनिमाइज़ करें, पेट्रोल की कीमतों में कम से कम इजाफा करें, बल्कि कमी करें। और दूसरी बात यह है कि आम अशाए सर्फ के ऊपर भी तवज्जो दें। महंगाई से पिछली हुकूमत में लोगों का भुरकस निकल गया। ये कुछ चंद नकात थे जिन पे आपसे बात करनी थी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।